जय हिंद साथियों। अपन लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे सर्कल की, और लास्ट लेक्चर में अपन ने कॉन्सेप्ट देखा था फैमिली ऑफ सर्कल्स का। उसके अंदर अपन ने क्या क्या देखा था एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूं। सबसे पहले अपन ने देखा था यदि दो सर्कल है उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन एक साथ लिखना, उस चीज को अपन फैमिली ऑफ सर्कल्स बोलते हैं। तो वो अपने पास आया था S1 प्लस लैम्डा टाइम्स S2 इक्वल टू 0। यहाँ पे लैम्डा कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है एक्सेप्ट -1। -1 कब नहीं होगा? जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों सर्कल के लिए सेम हो जाए, क्योंकि वहां से यदि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट दोनों सर्कल के लिए सेम हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के टर्म्स गायब हो जाएंगे, निपट जाएंगे। तो वहां से अपने पास सर्कल का इक्वेशन नहीं आएगा। तो यदि लैम्डा का वैल्यू -1 लेते हैं और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट दोनों सर्कल के लिए सेम है, तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 करते हैं अपने पास जो इक्वेशन आती है वो होती है कॉमन कोड का इक्वेशन। ठीक है, वो अपन ने देख लिया। उसके बाद में अपन ने देखा यदि अपने को सर्कल का इक्वेशन दिया है और एक लाइन दिया है, तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन अपन लिखते हैं S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0। यहाँ पे लैम्डा कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है। उसके बाद में अपन ने देखा यदि अपने को दो पॉइंट दे दे x1, y1, x2, y2, इनसे पास करने वाले इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। अपन ने देखा था जो फिक्स पॉइंट अपन को दिए हैं यदि उनको अपन डायमीटर के एंड पॉइंट्स मानते हुए यदि अपन एक सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं, वो अपने पास आता है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। और उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन भी लिख सकते हैं टू पॉइंट फॉर्म से, प्लस लैम्डा एल ए बी इक्वल टू 0। ठीक है, वहां पे भी लैम्डा कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है। लैम्डा निकालने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन दी होगी क्वेश्चन में। ठीक है, उसके हिसाब से अपने पास लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। फिर उसके बाद में अपन ने देखा कि कोई लाइन का इक्वेशन दिया और उसके ऊपर कोई पॉइंट दिया है, उस पॉइंट पे टच करने वाले इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन अपन को लिखना हो तो वो कैसे लिखते हैं। जो पॉइंट दिया है उसके ऊपर अपन पॉइंट सर्कल लिख सकते हैं। पॉइंट सर्कल का मतलब जिसका रेडियस 0। तो पॉइंट सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर, और लाइन ऑलरेडी दिया है तो s प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0। वहां से अपने पास जो रिक्वायर्ड सर्कल्स है उनकी इक्वेशन आ जाएगी, और लैम्डा के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन दी होगी। ठीक है, वो अपन ने बात कर ली। अब फिर उसके बाद में अपन ने क्वेश्चंस भी देख लिए। ठीक है, अब अपन सर्कल में आगे बात करते हैं कॉमन टेंजेंट्स की। ठीक है, तो आगे बात करते हैं अपन सर्कल में। देखिए कॉमन टेंजेंट्स की बात करते हैं। कॉमन टेंजेंट्स टू टू सर्कल्स। इसका मतलब क्या है कि अपने पास से दो सर्कल दिए होंगे। ठीक है, इनके ऊपर जो कॉमन टेंजेंट्स बनेगी उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अपन बात करेंगे टू टाइप्स की होंगी। एक होगी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और दूसरी होगी ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब इसको अपन डायरेक्ट को अपन बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट भी अपन बोल सकते हैं, और ट्रांसवर्स को अपन इंटरनल कॉमन टेंजेंट भी बोल सकते हैं। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। अब इनका देख लेते हैं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स में क्या होगा कि जो सर्कल्स का सेंटर होगा वो क्या होगा, लाइन के रिस्पेक्ट में सेम साइड में होगा। ठीक है, तो अपन इसमें लिख सकते हैं सेंटर ऑफ बोथ सर्कल्स लाई ऑन सेम साइड। ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाएगा कि जो सेंटर होगा सर्कल्स का लाइन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट लाई करेगा।
ठीक है। तो ये अपने पास हो जाएगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये अपने पास हो जाएगा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में देखिए दोनों सेंटर क्या है, इस साइड के रेस्पेक्ट में क्या है, लाइन के रेस्पेक्ट में अपोजिट है, लेकिन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के रेस्पेक्ट में देखिए दोनों सेंटर्स क्या है, सेम साइड है। ठीक है, ये भी अपने पास क्या होगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये क्या होगा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो इसमें लिख सकते हो आप इसमें आप लिख सकते हो सेंटर्स लाइज ऑन अपोजिट अपोजिट साइड। क्लियर, इतनी बात समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स या कॉमन टेंजेंट्स कितनी होगी, उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आप इतना लिख लीजिए, उसके बाद में अपन डिटेल में बात करते हैं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स डायरेक्ट कब होंगी, जब लाइन के रेस्पेक्ट में या टेंजेंट के रेस्पेक्ट में दोनों सर्कल्स का सेंटर सेम साइड हो, और ट्रांसवर्स कब होंगी, जब सेंटर्स अपोजिट लाई कर रहा हो। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखेंगे अपन। ठीक है, इधर आप फिगर बना लीजिए, अपने पास दो सर्कल हैं, फर्स्ट सर्कल का सेंटर है R1 और उसका रेडियस है C1 और रेडियस है R1, और दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर है C2 और रेडियस है R2। ठीक है, अब इनसे जो टेंजेंट्स बनेगी उनकी बात कर रहे हैं। ये अपने पास है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये अपने पास है, ये भी है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, और ये है अपने पास, ये तो ट्रांसवर्स है, ये अपने पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये है अपने पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, अब देखिए अपन अब डिफरेंट डिफरेंट केसेस लेंगे। सबसे फर्स्ट, इफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ द सेंटर्स, ये वाला डिस्टेंस C1 C2 यदि इनके रेडियस के सम से ज्यादा हो। ठीक है, एफ C1 C2 ग्रेटर देन रेडियस R1 प्लस R2। क्लियर, यदि दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस यदि दोनों के रेडियस के सम से ज्यादा हो तो अपने पास कितनी आएंगी टेंजेंट्स, देन कितनी हो गई 1 2 3 4, तो अपने पास आएंगे 4 कॉमन टेंजेंट्स, देन 4 कॉमन टेंजेंट्स, 4 कॉमन टेंजेंट्स होंगे, उनमें 2 होंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और 2 होंगे अपने पास ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्लियर, इतनी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकंड देखिए, इफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ द सेंटर इज इक्वल टू सम ऑफ रेडियस R1 और R2, यदि दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस यदि रेडियस के इक्वल हो जाता है दोनों के सम के, तो वहां से अपने पास देखिए ये अपने पास सर्कल S1 और दूसरा सर्कल है S2, यदि ये इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस यदि रेडियस की इक्वल आती है तो अपने पास देखिए एक तो कॉमन टेंजेंट ये होगी, एक कॉमन टेंजेंट ये होगी, एक कॉमन टेंजेंट ये होगी, ये अपने पास होगी DCT, ये भी होगी DCT, ये होगी अपने पास TCT। ठीक है, क्लियर, तो देन
then circles touches each other externally, और अपने पास क्या आएंगे, 3 कॉमन टेंजेंट्स आएंगे। वी गेट 3 कॉमन टेंजेंट्स, उनमें से 2 होंगी अपने पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड एक होगी अपने पास ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ऐसे कैसे पता होना चाहिए, ठीक है। यदि दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस यदि रेडियस के सम की इक्वल आती है तो मतलब वो क्या कर रही है, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं दोनों सर्कल, और उस केस में अपने पास 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होंगी, एक अपने पास ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगी, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बात करते हैं। यदि दोनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये सर्कल और ये सर्कल ऐसे, इसका सेंटर C2 यहां पे है, C1 यहां पे है, तो इस केस में अपने पास नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी आएंगी, 2, और दोनों की दोनों क्या होंगी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होंगे, ठीक है। तो इस केस के लिए अपने पास क्या कंडीशन होनी चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। ये R1 है, ये R2 है, मतलब क्या होना चाहिए कि जो दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है वो सम ऑफ रेडियसेस के कम होना चाहिए और रेडियस के डिफरेंस से ज्यादा होना चाहिए। यदि रेडियस के डिफरेंस से कम हो जाएगा तो ये सर्कल इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो केस 3, इफ C1 C2 दोनों सेंटर्स का बीच का डिस्टेंस यदि रेडियस के सम से कम है और रेडियस के डिफरेंस से ज्यादा है, यहां पे मोड ले लीजिए, इनमें से R1 और R2 में कोई भी बड़ा हो सकता है, लेकिन अपन को क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। मोड ऑफ R1 माइनस R2 इज लेस देन C1 C2 एंड C2 इज लेस देन R1 प्लस R2। तो इसका मतलब क्या हो गया, देन बोथ सर्कल्स intersects each other at 2 distinct points। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा कि 2 सर्कल है, वो दोनों सर्कल की इक्वेशन दे देगा, क्वेश्चन में बोल देगा कि दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ वेरिएबल दे देगा कि उसका रेंज बताइए, ठीक है। तो रेंज बताने के लिए फिर अपन ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, यदि दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो डिफरेंस दोनों रेडियस का और सम उन सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस इन दोनों के बीच में लाई करनी चाहिए, तो वहां से अपने पास कुछ भी वेरिएबल देगा उसके अपने पास रेंज निकाल पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितनी हो जाएंगी, अपने पास 2 कॉमन टेंजेंट्स होंगी, 2 कॉमन टेंजेंट्स, और बोथ आर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है, क्लियर। धीरे धीरे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स कम होती जा रही हैं, अब अपने पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स कम होती जाएंगी, ठीक है। अब अपन यहां तक तो ले आए, पहले टच करवा दिया, फिर अब इस सर्कल को इसके अंदर ला दिए, अब इसको कंप्लीटली इसको अंदर की ओर टच करवाएंगे, ठीक है। तो वो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अब ऐसा कैसे बन जाए, ये अपने पास बड़ा वाला सर्कल है, इसको छोटा वाला सर्कल ऐसे टच कर दे किसी पॉइंट पे,
ठीक है। इसका यहाँ पे अपने पास C1 है, यहाँ पे इसका सेंटर C2 है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि जो दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अपने पास है R1, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अपने पास R2, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी R1 माइनस R2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये फोर्थ पॉइंट देखो, एफ डिस्टेंस बिटवीन C1 C2, ठीक है, यदि वो डिफरेंस ऑफ रेडियसेस इसके इक्वल होता है, इसका मतलब क्या हो गया कि सर्कल क्या कर रहा है, इंटरनली टच कर रहा है, ठीक है। देन सर्कल्स टचेज ईच अदर इंटरनली, ठीक है। और इंटरनली टच कर रहा है तो इसके ऊपर अपन सिर्फ एक ही कॉमन टेंजेंट अपन को मिल सकती है, ठीक है। और वो अपने पास क्या होगी, डीसीटी होगी, ठीक है। वी गेट वन कॉमन टेंजेंट और उसको अपन बोलेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। फिफ्थ देखिए, यदि ये वाला छोटा वाला सर्कल इसके अंदर कंप्लीटली अंदर आ जाए, कंप्लीटली अंदर आने के लिए क्या होना चाहिए, इफ डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2 इज लेस देन R1 माइनस R2, और डिस्टेंस कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती। क्लियर, या 0 के इक्वल हो सकती है। 0 के इक्वल कब होगी, जब दोनों के सेंटर कोइंसाइड कर जाए, ठीक है। देन यदि सर्कल के अंदर सर्कल आ गया तो अपन यहां से इसके ऊपर कोई कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। देन वन सर्कल लाई कंप्लीटली अदर, एंड उसके लिए अपने पास कोई भी कॉमन टेंजेंट लाई कंप्लीट इनसाइड अदर, देयर नो कॉमन टेंजेंट्स एग्जिस्ट। नोट कर लीजिए। अब अपन ने केस देख लिए, जब C1 C2 की C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस यदि R1 प्लस R2 से ज्यादा है तो अपने पास 4 कॉमन टेंजेंट्स आएंगी, उनमें 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स होंगी, 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होंगे। यदि C1 और C2 का वैल्यू यदि R1 प्लस R2 के इक्वल आता है तो मतलब एक्सटर्नली दोनों सर्कल आपस में टच करेंगे तो वहां पे अपने पास 3 कॉमन टेंजेंट्स होंगे, उनमें से 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी, एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगी। यदि C1 C2 का वैल्यू लेस देन R1 प्लस R2 आता है, ठीक है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। और डिफरेंस से ज्यादा होना चाहिए, यदि डिफरेंस के इक्वल हो गया तो वो इंटरनली टच करेगा, और डिफरेंस से कम हो गया तो वो सर्कल के अंदर चला जाएगा, छोटा वाला सर्कल, तो वहां पे कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं होगी। इंटरनली टच करेगा तो अपने पास एक कॉमन टेंजेंट होगी और वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी। यदि इंटरसेक्ट करेंगे तो अपने पास 2 कॉमन टेंजेंट होंगी, वो दोनों की दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब अपन लेंथ की बात करेंगे, इसको नोट कर लीजिए।
अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। देखिए अपन लेंथ की बात कर लेते हैं, पहले डायरेक्ट के लिए बात कर लेते हैं। ये अपने पास सर्कल S1 है जिसका सेंटर है C1 और इसका रेडियस है R1। ये अपने पास दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर है C2 और रेडियस है अपने पास R2। क्लियर? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स ऐसा बनेगा, ठीक है। ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, यहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री होगा। दोनों सेंटर्स को अपन ज्वाइन कर देते हैं और फॉर एग्जांपल अपन ने मान लिया कि दोनों सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है यदि वो d है तो अपन को ये वाले लेंथ ऑफ टेंजेंट ये निकालना है, लेंथ ऑफ एक्सटर्नल या लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो इसकी अपन को लेंथ निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो आगे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स है वो कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेंगे, तो उस पॉइंट को अपन ने ले लिया कि वो पॉइंट है P, ठीक है। और इसको इससे ज्वाइन कर दिए। देखिए ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री। क्लियर? ये वाला 90 डिग्री है, यदि ये वाला थीटा है तो ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल भी कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा। क्लियर? अब देखिए ये वाला ट्राइंगल देखिए C1AP और C2BP, देखिए दोनों ट्राइंगल क्या हो गए सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो मतलब ये देखिए PC1 इज टू PC2 वो रेशियो किसके इक्वल आएगा R1 इज टू R2। मतलब क्या हो गया कि एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है, C1 और C2 को जो पॉइंट है इनका टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो C1 और C2 को एक्सटर्नली R1 टू R2 रेशियो में डिवाइड करता है। क्लियर? ठीक है, एक्सटर्नली। इतनी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि अपन ने ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बनाए ऐसे, क्लियर, फॉर एग्जाम्पल इसको अपन क्यू ले लें, ठीक है। यदि ये टेंजेंट है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। और यदि ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा क्योंकि ये भी थीटा होना चाहिए। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। तो ये भी ट्रायंगल्स क्या हो गए सिमिलर हो गए। तो जो अपने पास ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स हैं या इंटरनल कॉमन टेंजेंट्स हैं, यदि वो पॉइंट क्यू पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो पॉइंट क्यू है ना वो C1 और C2 को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, QC1 इज टू QC2। वो भी अपने पास किसके इक्वल आएगा, रेडियस के रेशियो के इक्वल आएगा, R1 इज टू R2। लेकिन ये कैसे डिवाइड करेगा, इंटरनली। अब बात समझ में आ गई होगी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स को अपन एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो उसको जो सेंटर्स हैं उनको वो एक्सटर्नली R1 टू R2 रेशियो में डिवाइड करता है और जो अपने पास ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होती है वो इंटरनली डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसलिए उनको इंटरनली और एक्सटर्नली बोलते हैं। अब अपन लेंथ की बात कर लेते हैं। लेंथ निकालने के लिए अपन डायग्राम फिर से बना लेते हैं।
इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए अपन लेंथ निकाल रहे हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की। सबसे पहले ये पॉइंट यहां पे टच कर रहा है वो है ए, यहां पे टच कर रहा है वो पॉइंट है बी, ठीक है। इसका सेंटर है C2, इसका सेंटर है C1, इसका रेडियस है R1, ठीक है, इसका रेडियस है R2। क्लियर। अब इसके सेंटर को इससे ज्वाइन कर दिया। यदि ये वाली डिस्टेंस अपन को पता है, यदि वो D है, यदि ये देखिए ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री, यदि ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा। क्लियर। तो क्या करते हैं अपन, यहां से इसके ऊपर पैरेलली अपन एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यदि इसका बीच का डिस्टेंस यदि d है तो ये वाला लेंथ भी क्या होगा, d होगा, होगा कि नहीं होगा। क्लियर। अब ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये वाला अपने पास रह जाएगा, ये वाला R2 है तो यहां से यहां तक का भी क्या होगा, R2 होगा। तो ये वाला अपने पास आ जाएगा R1 माइनस R2। अपन बात कर रहे थे लेंथ ऑफ एक्सटर्नल टेंजेंट की, तो अपन को ये निकालना है। तो अपन ने क्या क्या किया, दोनों सेंटर को ज्वाइन किया और अपन को ये पता है कि ये R1 है, ये R2 है। ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो अपन को ये वाली लेंथ निकालनी है। तो देखिए अपन ने इसके पैरेलल अपन ने लाइन ड्रॉ कर ली। यदि ये वाले दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस यदि d है तो ये भी d होगी, ये अपन को पता है। और ये वाली लेंथ इतनी सी, ये वाली लेंथ ये हो जाएगी R1 माइनस R2, क्योंकि ये R2 है तो ये भी R2 होगा। टोटल R1 है तो R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये अपने पास ये वाली लेंथ आ जाएगी, ठीक है, R1 माइनस R2। तो अपन को L एक्सटर्नल निकालने के लिए अपन को, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो अपन पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, d स्क्वायर इक्वल टू R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ एक्सटर्नल टेंजेंट का स्क्वायर। तो अपने पास लेंथ ऑफ एक्सटर्नल टेंजेंट आ जाएगा अपने पास, वो आ जाएगा रूट ओवर d स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। कोई परेशानी नहीं। क्लियर। ये एक्सटर्नल टेंजेंट की बात होगी। अब इंटरनल की बात कर लेते हैं। देखिए ये अपने पास इंटरनल कॉमन टेंजेंट या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। इसकी लेंथ की बात कर रहे हैं अपन यहां से यहां तक की, ठीक है। इसका सेंटर C2 है, इसका सेंटर C1 है, ये इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है। क्या करिए, यहां पे अपन इसी के पैरेलल अपन इसको शिफ्ट करना चाहते हैं, या इसको R1 शिफ्ट कर दीजिए। R1 शिफ्ट करेंगे तो देखिए ये क्या बन जाएगा, अपन को बेसिकली पाइथागोरस यूज करना है। तो देखिए इसको इधर शिफ्ट कर दिए, ये वाले डिस्टेंस अपन को पता है C1 C2 के बीच की डिस्टेंस d है, इसको अपन इधर शिफ्ट कर दिए तो ये ऐसे ऐसे बनेगा पैरेलली। यदि ये वाला लेंथ ऑफ एक्सटर्नल टेंजेंट ये भी यही होगा, सॉरी इंटरनल, एक्सटर्नल नहीं इंटरनल। तो अब इसको अपन इसको ज्वाइन करेंगे तो ये R1 है और ये इतना था R2 है, तो ये टोटल हो गया अपने पास R1 प्लस R2। अब ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इस ट्रायंगल को लेते हुए अपन पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो वो अपने पास आ जाएगा d स्क्वायर इक्वल टू R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ इंटरनल टेंजेंट। तो अपने पास यहां से लेंथ ऑफ इंटरनल टेंजेंट क्या आएगी, वो आएगी अपने पास रूट ओवर d स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। ऐसे कैसे पता होना चाहिए। और ये भी दिख रहा होगा, इसमें अपन d स्क्वायर में से R1 माइनस R2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और इसमें R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ज्यादा किसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसके अंदर है।
तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि लेंथ ऑफ इंटरनल टेंजेंट हमेशा लेंथ ऑफ एक्सटर्नल टेंजेंट से कम होगी। क्लियर? तो आप यहाँ पे नोट पॉइंट लिख सकते हो, लेंथ ऑफ इंटरनल टेंजेंट ऑलवेज लेस देन लेंथ ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट। अब इस कॉन्सेप्ट पे बेस अपने क्वेश्चंस देखते हैं। Find the range of R such that the circles x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर एंड x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 intersect at two distinct points. ये अपने पास क्वेश्चन है। देखिए अपन को आर का रेंज बताना है जिसके लिए ये दोनों सर्कल क्या करें, इंटरसेक्ट करें। इंटरसेक्ट करने के लिए अभी मैंने आपको बताया था, ये अपने पास S1 है, ये अपने पास S2 है, इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है, इसका रेडियस R2 है, इसका रेडियस R1 है। तो इंटरसेक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, C1 और C2 दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस वो सम ऑफ रेडियसेस से कम होनी चाहिए, लेकिन डिफरेंस से ज्यादा होनी चाहिए। बोलो, यदि डिफरेंस से भी कम हो गई तो वो सर्कल कंप्लीटली उसके अंदर आ जाएगा। तो यही लगा दीजिए, तो ये लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, C1 C2। C1 अपने पास क्या है, वो है अपने पास 1,3 और इसका रेडियस है R, और C2 है अपने पास 4,-1 और इसका रेडियस कितना है 3। क्लियर? तो ये लगाएंगे तो अपने पास आ जाएगा मोड ऑफ R माइनस 3 लेस देन C1 C2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, 4-1 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और -1 -3 4 का स्क्वायर 16 9 + 16 25 का रूट कितना 5 लेस देन R1 + R2 R + 3। क्लियर? तो एक केस तो आ गया अपने पास मोड ऑफ R - 3 इज लेस देन 5 एंड ये आ गया 5 इज लेस देन R + 3। तो यहां से R आ गया R ग्रेटर देन 2। अब यहां से देखिए अपने पास मोड को उठाएंगे तो ये आएगा R - 3 लाइज बिटवीन -5 to 5। तो यहां से आ रहा है और ये अपने पास हो गया इधर 8, इधर हो गया -2। अब दोनों का कॉमन देख लीजिए, कॉमन क्या आ जाएगा, ये -2 to 8 है, ये R ग्रेटर देन 2 है, तो कॉमन वैल्यू आएगा R बिलोंग्स टू 2 to 8। तो जो रिक्वायर्ड रेंज है R का जिसके लिए दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करें
वो वैल्यू होगी 2 to 8। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद में नोट करिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द नेचर ऑफ ट्राइंगल, नेचर ऑफ ट्राइंगल formed by common tangent to the circles। S1 अपन को दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0 एंड S2 अपन को दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0। ठीक है, फाइंड द नेचर ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय द कॉमन टेंजेंट से, जो इन दोनों सर्कल्स के लिए जो कॉमन टेंजेंट्स बनेंगी उनसे जो ट्राइंगल बनेगा उसका नेचर क्या होगा उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो आप अप्रोच करिए। देखिए अपन को दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0। ये सर्कल S1 है, मतलब इसका सेंटर क्या हो गया 3,0, रेडियस कितना है 3, तो मतलब सर्कल ऐसा कुछ बनेगा। क्लियर। और दूसरा बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0, तो उसका सेंटर हो जाएगा -1,0 और उसका रेडियस होगा 1, तो ये होगा -1,0 और रेडियस 1 है तो यहां से ऐसे बनेगा। क्लियर, इतनी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डायग्राम आप अच्छे से बना लीजिएगा। -1,0 3,0। ठीक है, तो इनसे जो टेंजेंट्स बनेंगी, एक तो ये हो ही गई, ये अपने पास क्या हो गई, दोनों सेंटर अपोजिट हैं तो ये हो जाएगी अपने पास TCT, और ये अपने पास बनेगी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एक, और ये होगी अपने पास ये होगी अपने पास दूसरी। ठीक है, आप अच्छे से बना लीजिएगा। कॉन्सेप्ट देखिए आप, मैं कैसे अप्रोच करता हूं वो इंपॉर्टेंट है। अब अपन को बताना है कि जो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, इस यदि इस पॉइंट को P ले, इसको A ले ले, इसको B ले ले, तो ये जो ये ट्रायंगल बन रहा है इसकी अपन को बात करनी है कि ये कैसा है, नेचर बताना है इसका। तो इसको बताने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, ये अपने पास सेंटर C1 है, ये C2 है, ये वाला रेडियस है अपने पास 1, ये वाला रेडियस है 3। क्लियर। तो अपन को ये वाले लेंथ पता चल जाए या ये वाला एंगल पता चल जाए तो अपन बता सकते हैं कि ट्रायंगल कैसा बनेगा। तो देखिए ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री। अपन को थीटा निकालना अपना मकसद है, और थीटा निकालने के लिए अपन को ये भी पता है कि जो अपने पास
डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स होती है या एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट्स होती हैं, तो जो टेंजेंट्स वहां पे इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट है। एक्सटर्नली C1 और C2 को किस रेशियो में डिवाइड करता है, R1:R2। तो अपने पास क्या आता है, PC1:PC2 वो किसके इक्वल होना चाहिए, 1:3। मतलब क्या हो गया, PC1 डिवाइडेड बाई PC2 वो कितना है, 1/3। PC1 ये है, PC2 यहां से यहां तक की लेंथ है, तो PC2 अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि PC1 + 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। PC1 + 4, PC1 + 4 = 1/3। तो यहां से PC1 क्या आ रहा है, 2 PC1 = 4, तो PC1 आ गया अपने पास 2। ये वाला लेंथ अपने पास आ गया है कितना, 2। ये वाला 2 है, ये वाला 1 है, तो और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा क्या आ गया, 1/2। तो थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। क्लियर। ये वाला एंगल आ गया अपने पास 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा, तो टोटल एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। क्लियर। ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया, ठीक है। ये वाला 30 डिग्री है, तो ये वाला 90 डिग्री है, तो ये वाला कितना होगा, 60 डिग्री होगा। क्लियर। और ये वाला कितना है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। इस ट्रायंगल को देखेंगे तो ये वाला 90 डिग्री है, ये वाला 30 डिग्री है, तो ये वाला कितना होगा, 60 डिग्री। सिमिलरली ये वाला भी कितना होगा, 60 डिग्री, और ये वाला टोटल एंगल भी कितना है, 60 डिग्री। 60 60 60 तीनों एंगल 60 डिग्री हैं, तो देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल। जो अपने ट्रायंगल का नेचर होगा वो क्या होगा, इक्विलेटरल होगा। क्लियर। अब अपन बात करेंगे रेडियल एक्सिस की, रेडियल सेंटर की, उसकी बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यदि आज स्टार्ट कर दिया तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो रेडिकल एक्सिस, रेडिकल सेंटर, ऑर्थो सर्कल किसको बोलते हैं, सर्कल्स का एंगल बिटवीन सर्कल्स कैसे निकालते हैं उसकी अपन बात करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी की बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। आप जो भी लेक्चर में कर रहे हो उसको ध्यान से समझिएगा, और जो जो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं उनको एक बार खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश जरूर करना, वहीं से कंसेप्ट बिल्ड होंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी की बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।